अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 ए क्यू बी टॉपिकल पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिकल पास पेपर, उसका नाम है वेरिएशन, जिसकी मैं दो वीडियोस बनाऊंगा। जिसमें पहली वीडियो में मैं 2010 से 2024 के एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा और दूसरी वीडियो में उसके सीआरक्यूज सॉल्व करूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग को। ओके जनाब, 2010 में आपके पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो यानी ये एक्स डायरेक्शन में एक्स की वैल्यूज बढ़ रही है, तो साथ साथ वाई मतलब उसकी हाइट भी बढ़ रही होगी। इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर आपके पास एक्स की वैल्यू बढ़ रही है मगर वाई की वैल्यू डाउन हो रही है, नीचे हो रही है, तो इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये आपके पास अगर आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है पर वाई पे कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट आपके पास प्रोपोर्शन, ये कांस्टेंट हो रहा होता है। सिमिलरली एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही होती है, वाई की वैल्यू तो बढ़ रही होती है, मगर एक्स की वैल्यू फिक्स होती है, तो ये भी आपके पास कांस्टेंट इन वाई आपके पास होता है। ये कांस्टेंट इन एक्स होता है और ये इन कांस्टेंट इन वाई होता है। खैर, इसने हमसे जो पूछा है वो पूछा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली ये आपका ग्राफ है। जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो देखें वाई बढ़ रहा है। ये डायरेक्टली है, ये इनवर्सली है, ये दोनों कांस्टेंट है एक्स और वाई डायरेक्शन में। ओके जनाब, ठीक है जी, पहला आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, यानी इसमें से कौन सी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शन है? साइड्स एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, अगर ए स्क्वायर की साइड छोटी होगी तो उसका एरिया भी उसी हिसाब से होगा। अगर मैं साइड को बढ़ाऊंगा, फॉर देखिए मैंने साइड को बढ़ाया है, तो देखें अब एरिया भी स्क्वायर का बढ़ रहा है। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन की कंडीशन है। एज एंड वेट हम जानते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वेट भी बढ़ता है। हाँ, ये हमेशा नहीं होता है क्योंकि कुछ लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं, पर इन जनरल ऐसा होता है, एज बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रेडियस एंड सरकमफेरेंस। रेडियस मतलब ये सर्किल होता है, ये सर्किल का रेडियस होता है, और सरकमफेरेंस मतलब सर्किल की बाउंड्री। अगर रेडियस छोटा होगा तो सरकमफेरेंस भी आपके पास ऐसे ही होगा। मतलब अगर मैं रेडियस सर्किल बढ़ेगा तो यानी रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन जो आपके पास होगी, द नंबर ऑफ डेज एंड द नंबर ऑफ वर्कर। ऑफ कोर्स, अगर कोई टास्क 5 दिन में हो रहा है और 10 वर्कर यूज हो रहे हैं, अगर मैं वर्कर बढ़ाऊंगा तो टास्क कम दिन में होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी और किसी किस्म की भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट कहता है एक्स वाई वाई जेड, देन जेड नोन एज, ये कहलाता है जेड फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड और जेड कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये हमारे पास इसका आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई है। और ये मैंने कुछ प्रोपोर्शन के थ्योरी भी आपके सामने यहाँ लिखी है। थर्ड प्रोपोर्शन कहता है इफ देयर आर थ्री क्वांटिटीज ए बी सी, ए रेशो बी फिर बी रेशो सी, तो यहाँ पर सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में चार क्वांटिटी होती है ए बी सी डी। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए बढ़ा देता हूं ताकि आप इसको सही तरीके से देख सकें। ये नोट्स मैंने आपके साथ साइड पर रखे हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर related as A ratio B, C ratio D,
देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ भी 3 क्वांटिटी होती है और यही थर्ड प्रोपोर्शन वाला गेम होता है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो बी इस वक्त कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन आपके पास इफ ए बी सी आर रिलेटेड, अगर इस कंडीशन में आपके पास, तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहलाता है हमारे पास, कि तीनों कनेक्ट थे आपके पास कंटिन्यूटली। ठीक है, तो ये मैंने आपको आंसर इसका दे दिया। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। 2011 में आ गए, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो अभी हमने एक आइडिया लगाया था फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं उसको एक्स कह दूंगा। तो मैं कहूंगा 1/3/2 प्रोपोर्शन 2/3 रेशो एक्स। चलो रेशो को डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/2 इसको रिवर्स कर दूंगा 2/3। ये डिवाइड होता है तो ये फिर रिवर्स हो सकता है। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल टू 2/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो फिर 1 होगा आपके पास, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 1/x आपके पास हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इंटरेस्टिंगली, तो यहां बचेगा 1/3 इज इक्वल टू 2/x। 2/3x, ये 3 भी है, 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/1 इज इक्वल टू 2/x। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो x 1 जा x, 1 2 जा 2, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी ये देखें, 12 वर्कर्स, ये 12 वर्कर्स है आपके पास। 12 वर्कर्स वर हायर टू बैंड 100 बुक्स इन 4 days। वर्कर्स 12 है, नंबर ऑफ बुक्स 1000 है, और डेज आपके पास कितने दिए हुए हैं, 4। अच्छा, अब कह रहा है बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क 4 मोर वर्कर्स वर हायर, 4 और, यानी अब पहले 12 थे तो अब 16 हो गए, 16 बंदे हो गए हैं। नंबर ऑफ बुक्स तो वही है, ठीक है, और आप नंबर ऑफ बुक्स में कोई चेंजिंग नहीं आई। अब कह रहा है कि कितने डेज में काम होगा। ऑफ कोर्स अगर बंदे बढ़ गए हैं तो जाहिर बात है, जो पहले 4 दिन में 1000 बुक्स को बाउंड कर रहे थे, तो वो कम दिन में करेंगे। तो भाई 6 डेज नहीं हो सकते, 4 डेज नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ये तो एक लॉजिकली आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। नाउ क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें चेंजिंग नहीं हो रही, इन दोनों में चेंजिंग हो रही है, और चेंजिंग क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रही है, कि एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और दूसरी कम हो रही है। तो लिखते कैसे हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे 12/16, यानी पहले 12 फिर 16, यहां पर उल्टा करेंगे, इक्वल टू के बाद एक्स को पहले ले आएंगे और 4 को वहां पर। ध्यान में रखिएगा जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो आपको ऐसे ही करना, डायरेक्टली होता तो 4/x ही रखता, x/4 नहीं रखता। चलें जी अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं 4 के टेबल से। अगर 4 का टेबल देखूंगा तो ये 3 दफा जाएगा, ये 4 दफा जाएगा, तो 3/4 इज इक्वल टू x/4। 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, यानी 3 डेज में आपके पास ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, सिलेंडर फॉर इक्वल रेडाई, रेडाई मतलब रेडियस का जमा। जब 2 सर्किल होते हैं, ये 2 सर्किल हैं, तो इन दोनों के रेडियस को अगर एक साथ, ये रेडियस कहलाता है, एक साथ बात किया जाएगा तो रेडाई कराएंगे कहा जाता है। पूरा इक्वल रेडाई, इक्वल रेडाई मतलब दोनों सर्किल सेम है, रेडियस सेम है, तो इसका मतलब दोनों सर्किल सेम है। द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कॉन टू सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, ये सिलेंडर है और उसके अंदर कौन है, तो वॉल्यूम मतलब उसके अंदर की जगह, तो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन रेशो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/3। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 6, ये वही वाली बात है, आप, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी सॉल्व किया था, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ये दिया हुआ है 1, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ अ कौन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कौन टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ये 3 दिया हुआ है। अगर आपके पास द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 6 दिया हुआ हो, तो फिर आपको बताएं इसका क्या आपके पास होगा। अब ये डायरेक्टली है, ऑफकोर्स सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कौन भी बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन की कंडीशन है।
तो मैं इसको ऐसे ही कहूंगा 1 अपॉन, मतलब मैं इसको बिल्कुल डायरेक्टली लिखूंगा, तो मैं कहूंगा इसको 1/x = 3/6। डायरेक्टली है तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/x = 1/2। इसको रिवर्स करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 के, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि फिर ये 2 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके, अब ये कह रहा है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल शो के द रेशियो ऑफ विड्थ टू लेंथ, जो बेसिकली किसके बराबर होगा 1:3 के। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। ओके, ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। अब ये आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मैंने यहाँ बताया आपको मीन प्रोपोर्शन अगर 3 हो और बी फाइंड करना हो, यानी मीन वाला बिटवीन वाले फाइंड करना हो तो मीन प्रोपोर्शन होता है। खैर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/b = b/25। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, b² 100 = b²। रेडिकल लगाएंगे, जब भी रेडिकल लगता है तो प्लस माइनस आता है, +-10 = b²। से रेडिकल कैंसिल, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, y = k/x, then by using the following table the value of k is, अब मुझे वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। तो ये कह रहा है y is k/x, तो मैं ये x और y की वैल्यूज पुट कर लेता हूं। तो जनाब मैं y6 पुट करूंगा और x3 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k की वैल्यू आ रही है 18। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट कह रहा है इफ y वेरिएट्स डायरेक्टली एज रेडिकल x-3, y वेरिएट्स डायरेक्टली, फिर डायरेक्टली ऊपर होता है x-3, और मैं इसको प्रोपोर्शन में लेके आऊंगा तो मैं इक्वल टू साइन लगाऊंगा और कोई k आएगा तो ये प्रोपोर्शन इस k में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू साइन x-3। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियोस को तफसील से देखना है अकॉर्डिंग टू एसएलओएस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने आपके पास कंप्लीट प्लेलिस्ट रखी है। चैप्टर वाइज, एसएलओ वाइज मैंने वीडियोस कवर की है, आप वो देख सकते हो। अगर आपको पास पेपर्स देखने हैं, पास पेपर्स 2008 से 2024 सॉल्यूशंस देखने हैं, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट रखी है। आप चाहें तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। यानी मैंने कंप्लीट पैक रखा है। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का टॉपिकल पास पेपर देखना है तो उसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट रखी है मैंने। जैसे ही वेरिएशन का बन रहा है वैसे ही दूसरे को भी मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वहां पर आप वो देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कहता है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज दिस। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है आपके पास। अब कह रहा है अगर y की वैल्यू 18 हो और x की वैल्यू 7 हो तो 18 = k, 7 - 3 4, 18 = k, ये हो जाएगा 2, 4 का रेडिकल 2 और कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन का आंसर मेरे पास 9 आ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ये जो रेशियोज होते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, जिसको मैं a/b = c/d कहता हूं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ए डी और बी सी, तो इस वाले को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और इस वाले को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी जो बिटवीन वाले होते हैं मीन होते हैं और जो लास्ट वाले होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं। द मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, अब यहां पर एक्चुअली वो फार्मूला डेवलप करने की बात कर रहा है। खैर ये मैंने आपको नॉलेज दे दी।
जब मीन प्रोपोर्शन बनता है तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी होता है। ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है मीन प्रोपोर्शन, यहाँ पर ये रहा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं रेडिकल लगा दूंगा दोस्तों, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल ए सी। तो कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नहीं जी, स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन, ऐसा नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इस वक्त ए और सी ये जो हमारा है, ये एक्सट्रीम है और ये मीन है हमारे पास। जैसे मैंने भी आपको इंफॉर्मेशन दी, तो इसका डी आपका करेक्ट ऑप्शन। स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, देखें रेडिकल लगा हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें रिपीटिशन अगेन स्टार्ट। y is equal to k upon x, then by using the following table the value of k फाइंड करना। ये तो रिपीट ही आपके पास हुआ है, मेरे ख्याल में इसका आंसर 18 आया था। ये तो एमसीक्यू से रिपीट हो गया, तो इसको चलें छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, इफ s इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली के लिए 1 अपॉन लगता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो जल्दी से मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, k लगाता हूँ, k नीचे वाई स्क्वायर आएगा, 1 से k मल्टीप्लाई हो तो k ही होगा। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर s की वैल्यू a दे रहा है और y की वैल्यू b दे रहा है, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन का आंसर होगा ए बी स्क्वायर, यानी डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। ये अगेन रिपीट हो गया, इसका आंसर गालिबन आया था 2। ये भी आपके पास रिपीट हो गया, इसका आंसर आपके पास आया था गालिबन 1:3। रिपीटिशन हो रही है। चले जी 2016 में आ गया हूं आपके पास। इफ एक्स वाई जेड आर कंटिन्यूसली प्रोपोर्शन, ये कहलाता है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, दिस वन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब एक्स रेशो वाई कंटिन्यूस होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, एक्स वाई प्रोपोर्शन वाई जेड। तो इसका मतलब एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होता है। ऐसे लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, ये अगेन रिपीट हो गया, लगता है इनको रिपीटिशन बहुत पसंद है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप मैंने डी ही निकाला था। 2017 में आ जाते हैं। गिविंग दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको जल्दी से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूं। ओके, एंड के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, मैथमेटिकली इट कैन बी। ओके, बस इसको लिखने की बात हो रही है, तो ये सी है। ये देखें, k टाइम्स रेडिकल x। दिस इज रियली इजी पीजी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही होगी। ओके, चले यहां पर आता हूं। y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स पहले लिख देता हूं। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 6 हो जाएगा, k का आंसर 6। तो इजी पीजी क्वेश्चंस हैं। चले जी आगे मूव कर जाता हूं। चलें, आप थोड़ा सा इन्होंने कंपोनेंट और डिवाइडेंड की बात की है, पहले उसको एक्सप्लेन कर लेता हूं दोस्तों। ये मैंने सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहां लिखे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप इसको देख सकें। ओके, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। तो देखें अब इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स, थ्योरम्स ऑफ इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो क्या होता है, अगर ए, जरा जल्दी करते हैं, अगर ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, तो इसी का उल्टा बी अपॉन ए सी अपॉन डी, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। अब अल्टरनेंडो क्या होता है, अगर ए अपॉन ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, तो अगर सी ए के नीचे आ जाए और बी ऊपर चला जाए, सी ए के नीचे आ जाए और बी ऊपर चला जाए, तो इसको अल्टरनेंडो कहते हैं। अच्छा, इसी का वर्जन मैं आपको एक और बता दूं, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, तो मैंने क्या किया है, सी को
नीचे और इसको ऊपर लेके आ गया हूं, तो ये आपके पास कंडीशन है। ऐसे ही मैं डी को भी ऊपर ला सकता हूं, डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी अल्टरनेटो कहलाएगा। बस अल्टरनेट हो जाएगा आपके पास, यानी एक रेशो दूसरे के पास चला जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मोस्टली यही आता है जो मैंने लिखा हुआ है, मोस्टली यही आता है कि ए रेशो सी बी रेशो डी। अब कंपोनेंटो क्या होता है, अगर ए रेशो बी सी रेशो डी हो तो ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, या ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस डी। कंपोनेंटो डिवाइडेंटो इसी का माइनस वाला वर्जन होता है, और कंपोनेंट डिवाइडेंटो इसी का प्लस और माइनस दोनों वाला वर्जन होता है। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे थ्योरम आपको याद दे दिए हैं, आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुझे कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी मुझे बतानी, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो। कंपोनेंटो अगर ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है, तो कंपोनेंटो में दो होता है, या तो होगा ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, या ए अपॉन ए प्लस बी सी अपॉन सी प्लस डी। ये दोनों के दोनों मेरे पास होंगे। तो कौन सा वाला दिया, ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी, तो ए आपका सही है, दोनों में से कोई से भी हो सकते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट। Ali bought an efficient washing machine that saves 10 gallon of water। तो ये वाटर जो सेव कर रहा है वो 10 गैलन है, 10 गैलन है। ओके, ऑफ अ वाटर पर लोड, हाउ मेनी गैलन ऑफ अ वाटर विल ही सेव इफ दे वॉश 50 लोड। ऑफ कोर्स यार, ये मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर एक बारी में 10 कर रहा तो 15 बारी में 10 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 150 होगा। दिस इज इजी पीजी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन जी, प्रॉपर्टी इन्वर्टेंटो मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेंटो जस्ट रिवर्स होता है। अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी हो तो बी अपॉन ए डी अपॉन सी उल्टा। ये इन्वर्टेंटो तो प्रॉपर्टीज लिखी हुई भी है ताकि आपको जहन में आ सके रहे। इफ नंबर के 5 एंड 25 आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन, पहले तो उसको प्रोपोर्शन में लिखें, यानी के रेशो 5 प्रोपोर्शन 5 रेशो 25। तो के की वैल्यू फाइंड कर रहा है, के अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 25। देखें ये ऐसे कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो सकता है, तो के की वैल्यू यहां से सिंपल 1 आ रही है क्योंकि 1 ही बचा हर जगह। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। अगेन आपके पास क्वेश्चन है 7 रेशो 6 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 21 अपॉन एक्स। ऊपर से ऊपर कैंसिल हो सकता है 3 दफा, एक दफा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 6 3 जा 18। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, नेक्स्ट। इफ s इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू t, पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं, k अपॉन टी। देन द मिसिंग 5 12, तो ये मुझे मिसिंग एलिमेंट फाइंड करना है। s की वैल्यू 5 है और t की वैल्यू 12 है। ठीक है, 5 इज इक्वल टू के 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आंसर आ जाएगा के का। इसका मतलब मेरी इक्वेशन डेवलप हो गई है, s इज इक्वल टू 60 अपॉन के। जनाब अब t की जगह 60 अपॉन टी, सॉरी, अब t की जगह 24 रखना होगा, तो s इज इक्वल टू 60 अपॉन 24। जल्दी से डिवाइड कर ले इसको, देखें इसका आंसर क्या दे रहा है। 60 डिवाइडेड बाय 24, तो इसका आंसर आ रहा है 2.5। 2.5 ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। भाई ए रेशो बी सी रेशो डी, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रॉपर्टीज लिखी हुई आप चाहें तो ये सारी की सारी बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट आपके पास है, इन अ लोकल कैफे द रेशो ऑफ एप्पल जूस टू ऑरेंज जूस कितना रेशो दिया हुआ है, 2:3। द कैफे करंटली हैज टोटल ऑफ 120 कप ऑफ जूस।
अब टोटल कितने 120 कप ऑफ जूस है, तो देन द क्वांटिटी ऑफ द जूसेस। अब यहां देख लें, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो, वैसे तो इसके दो तरीके हैं, तो मुझे क्या फाइंड कर, देन द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। तो अगर ऑरेंज जूस फाइंड करना है आपने, तो इस ऑरेंज जूस के रेशो को डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से 5 टू, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से, जो आपको टोटल नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये जनाब जाएगा मेरे ख्याल में 20-22 दफा 5 के टेबल से। 50 पे 10 होता है, 100 पे 20 होता है, और 4 24 दफा, सॉरी 24 दफा, और 3 वन जा, बल्कि ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 24। फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 12, 6 और ये 7, 72। तो इसका मतलब 72 कप्स आपके पास होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट कहता है इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो दी, देन अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटो, अल्टरनेटो बताया था सी बी की जगह आ जाएगा और बी सी की जगह। तो यहाँ पे अल्टरनेटो ए रेशो बी डी रेशो सी ऐसा नहीं होगा। देखें, यहाँ पर बी की जगह सी आ गया और सी की जगह बी आ गया, तो ये बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से दोस्तों हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया एमसीक्यूज 2010 से लेकर 2024 तक। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप इसके सीआरक्यू सॉल्व करूंगा। यहीं तक रखता हूं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।